जय हिंद साथियों, जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथरेक्ट पर। साथियों, पिछली क्लास के अंदर हमने संबंधों के दो प्रकार पढ़े, रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध। आज के इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं तत्समक संबंध और स्वतुल्य संबंध की। तो इनको समझना हो तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी बोला था कि एग्जाम्पल बेस्ट रहेंगे अगर हम इनको अच्छे से समझना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, और पहला टॉपिक इसके अंदर हमारा रहेगा तत्समक संबंध का। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है तत्समक संबंध। और तत्समक संबंध को बोला जाता है आइडेंटिटी रिलेशन। इसको हम अगर अपने इंग्लिश के अंदर ध्यान में रखें तो सबसे पहले तो हमने इसकी परिभाषा लिखेंगे और उस परिभाषा के बाद में हम लिखेंगे इसका एग्जाम्पल। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी कि किसी समुच्चय ए, ठीक है, ए हमने कोई समुच्चय माना। किसी समुच्चय ए पर परिभाषित कोई एक संबंध, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित कोई एक संबंध R तत्समक संबंध कहलाता है। यदि, ठीक है, किसी समुच्चय ए, हमने मान लिया कोई समुच्चय ए और उस पर परिभाषित कोई एक संबंध R एक कोई संबंध मान लिया हमने, इसको तत्समक संबंध कब बोलेंगे, ठीक है। तो R एक तत्समक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, ठीक है, इसको अपने अंडरलाइन करेंगे, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव कि ए समुच्चय के अंदर जितने भी अवयव हैं उन सब की बात करनी है। तो ए समुच्चय का प्रत्येक अवयव केवल और केवल ठीक है, केवल और केवल स्वयं के साथ संबंधित हो, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा है तत्समक संबंध की कि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित कोई एक संबंध R तत्समक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं के साथ, ठीक है, केवल और केवल स्वयं के साथ क्या हो, संबंधित हो। तो ए समुच्चय के अंदर जितने भी अवयव हैं उनका रिलेशन होना चाहिए खुद के साथ, और किसी और के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए, किसी और अवयव के साथ ए के जो अवयव हैं वो संबंधित नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, इस परिभाषा को नोट करना है। और यहाँ पर एक चीज़ और अपने ध्यान में रखेंगे, नोट लगा के भी इसको लिख सकते हैं कि ए पर परिभाषित, ठीक है, ए पर परिभाषित तत्समक संबंध को, ए पर परिभाषित तत्समक संबंध को IA द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि IA का मतलब हुआ कि ए समुच्चय के लिए वो तत्समक संबंध है। कहीं भी IA का मीनिंग अगर अपने को ध्यान देखना हो, IA का मतलब अगर समझना हो तो IA का मतलब रहेगा तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन, और उसके लिए समुच्चय जो होगा वो कौन सा होगा, ए होगा। मतलब यहाँ पर तो हमने R लिखा, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा, R। तो अपने ये कह सकते हैं कि R बराबर IA। ये कब होगा, जब R क्या हो, तत्समक हो। जब R तत्समक हो, जब आर तत्समक हो तो आर बराबर क्या आ जाएगा, आई ए आ जाएगा। आई आइडेंटिटी रिलेशन के लिए आई गया, और ये जो ए है ये समुच्चय, कि जो अपने को समुच्चय दिया होगा
तो वो यहाँ लग जाएगा। अगर अपने को समुच्चय दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और बोल दिया कि तत्समक संबंध अपने को कोई परिभाषित करना है, तो उसको अपने ऐसे लिखेंगे आई लिख के और यहाँ पर एन लिख देंगे। तो आई एन का मतलब क्या हुआ कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के लिए हमें एक तत्समक संबंध परिभाषित करना है। या जैसे मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के लिए कोई तत्समक संबंध बनाना हो तो उसको अपने ऐसे लिख देंगे आई और फिर क्यू। इसका मतलब परिमेय संख्याओं के लिए तत्समक संबंध। तो ये अपने को नोटेशन ध्यान में रखनी है। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल अपने लिख के देखते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल अभी अपने लिखे कि माना a बराबर है 1, 2, 3। ठीक है, ये हमने a समुच्चय के अंदर कोई 3 अवयव मान लिए। अब देखिए यहाँ लिखेंगे a पर कोई एक संबंध, a पर कोई एक संबंध R निम्न प्रकार से परिभाषित है। A पर कोई एक संबंध R निम्न प्रकार से परिभाषित है। तो देखना R बराबर x, y, वही क्रमित युग्म जहां फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू A। फॉर ऑल मतलब प्रत्येक x और प्रत्येक y कि x और y के जो मान है वो बिलोंग करने चाहिए किसमें से, a में से। मतलब इन्हीं में से अपने को x का मान लेना है और इन्हीं में से अपने को y का मान लेना है। मतलब ये सारे x के मान हो सकते हैं, ये सारे y के मान हो सकते हैं। तो फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू a, और अपने को इसमें नियम दिया हुआ है कि x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से हमें एक समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ है किसी संबंध के लिए कि अपने को क्रमित युग्म देखना है और उस क्रमित युग्म के अंदर जो अवयव आएंगे x और y, वो x और y बिलोंग करने चाहिए a में से। मतलब यहीं से अपने को x लेना और यहीं से y लेना है। लेना किस प्रकार से है कि x और y को घटाने पे 0 होना चाहिए, x माइनस वाई बराबर क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो अवयव है वो है 1। यहाँ लिखेंगे कि माना x बराबर 1, ठीक है, x बराबर 1 और ये x बराबर 1 बिलोंग करता है a में, x बराबर 1 बिलोंग करता है a में। अब दैट एम्प्लाइज, अब इसके संगत वहाँ से उस नियम का यूज़ करेंगे 1 माइनस वाई बराबर 0 और इसको सोल्व करेंगे तो y बराबर आएगा 1 और ये 1 बिलोंग करता है a में। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल के लिए इस लाइन के बाद वाली सारी कंडीशन जो है ना वो सारी की सारी कंडीशन सेट बैठती हैं। कैसे, देखिए कि x का मान 1 लिया जो कि बिलोंग करता है a समुच्चय में, 1 a समुच्चय में है, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a। फिर उसके बाद में मैंने इस x को यूज़ किया इस नियम के अंदर, यहाँ से मैंने y का मान निकाल लिया और y का मान कितना आया, 1 आया और y का मान 1 बिलोंग करेगा a में। बिल्कुल है कि y बराबर 1, ये 1 इसमें बिलोंग करना चाहिए और कर भी रहा है। तो अपने कह सकते हैं दैट एम्प्लाइज 1, 1 इस तरीके से, जैसे यहाँ पे लिखा ना x, y और इस तरीके से अपने को ये छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो 1, 1 मतलब x का मान 1 लिखा यहाँ पे और फिर कोमा लगा के y का मान 1 लिखा, ये जो y का मान 1 आया 1, 1 ये बिलोंग करेगा किसके अंदर, r के अंदर। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि इस एग्जाम्पल के लिए ये सारी कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन है वो सारी की सारी बिल्कुल सत्य हैं। तो अपने कह सकते हैं 1, 1 इस r में चला गया। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1 संबंधित है 1 से, या फिर और लगा के 1 r 1, ठीक है, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। इसका मतलब हुआ कि 1 संबंधित है 1 के साथ। अब इसी प्रकार से अपने और एग्जाम्पल ले सकते हैं यहीं से कि पहले हमने x का मान 1 लिया, अब लिखेंगे यहाँ पे मानना x बराबर 2, ठीक है। अब x का मान 2 लिया हमने और ये 2 बिलोंग करता है a में, ठीक है, 2 है a के अंदर। दैट एम्प्लाइज, जैसे यहाँ पे लिखा सेम इसी प्रकार से। अब नियम जो था ना ये वाला, इस नियम का यूज़ करेंगे। ये x का मान 2 वहाँ लिखा तो 2 माइनस वाई बराबर 0 आया, यहाँ से y का मान 2 आ गया जो कि बिलोंग करता है a में।
तो इस एग्जाम्पल के लिए भी ये दोनों कंडीशन सत्य हो गई, मतलब ये तीनों की तीनों कंडीशन जो है वो सत्य हैं। अगर ये तीनों कंडीशन सत्य हैं तो ऐसा क्रमित युग्म बन सकता है R के लिए। तो अपने यहाँ लिख देंगे दैट इम्प्लाइज 2,2 बिलोंग करेगा R में या फिर 2R2, ठीक है। और इसी प्रकार से हम इस 3 के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं लिख लेते हैं इसी प्रकार 3R3, मतलब 3 का संबंध किससे रहेगा, 3 से। तो मैं लिखूंगा लास्ट में कि R बराबर 1,1, 2,2, 3,3। तो अब ये जो आंसर आया ना, ये तत्समक संबंध का आंसर आ गया। मतलब इस संबंध को हम क्या बोलेंगे, तत्समक संबंध बोलेंगे। क्यों बोलेंगे तत्समक संबंध, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अवयव थे, यहाँ पर 3 अवयव थे और ये तीनों के तीनों स्वयं के साथ संबंधित हैं, किसी और के साथ संबंधित नहीं है। कि 1 का संबंध खुद के साथ ही है, किसी और के साथ नहीं है। 2 का संबंध स्वयं के साथ है, किसी और के साथ नहीं है। इसी प्रकार से 3 का संबंध भी स्वयं के साथ है, किसी और के साथ नहीं है। तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या बोलेंगे, तत्समक संबंध बोलेंगे। तो ये एग्जाम्पल आप नोट कर लेना तत्समक संबंध के लिए, ठीक है। हमने करना क्या है, हमें जो भी नियम दिया जाएगा उस नियम के अनुसार ये सारी की सारी कंडीशन, इस लाइन के बाद जितने भी कंडीशन है ना, वो सारी की सारी कंडीशन सही होनी चाहिए। यहाँ पर जितने भी अवयव हैं उन सब के लिए अगर अपने तत्समक संबंध की बात करें, और रिजल्ट एक जैसा आना चाहिए कि हमने जैसे x का मान 1 लिया तो y का मान भी 1 आना चाहिए, फिर x का मान 2 लिया फिर y का मान 2 आना चाहिए, x का मान 3 लिया तो y का मान 3 आना चाहिए। कब आना चाहिए, जब तत्समक संबंध की बात चल रही हो तब। क्योंकि तत्समक संबंध के अंदर क्या होता है कि जो भी अपने को अवयव दिया जाएगा उसका संबंध जो होगा वो केवल और केवल स्वयं के साथ होगा, किसी और के साथ नहीं होगा। और अब अपने बात करते हैं इसके बाद में एक अगले संबंध की, जो कि समतुल्य संबंध है। तो स्टूडेंट्स अगला संबंध है समतुल्य संबंध। देखिए नंबर 2 आज के लिए दूसरा संबंध जो है वो है समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध जिसको बोला जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये भी कुछ हद तक तत्समक संबंध से मिलता जुलता ही है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, परिभाषा से अंतर समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसकी परिभाषा आपने लिखे। परिभाषा किसी समुच्चय A पर परिभाषित, ठीक है, किसी समुच्चय A पर परिभाषित कोई एक संबंध R कोई एक संबंध R समतुल्य संबंध कहलाता है। समतुल्य संबंध कहलाता है यदि, ठीक है, किसी समुच्चय A पर परिभाषित कोई एक संबंध R समतुल्य संबंध कहलाता है यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव, समुच्चय A का प्रत्येक अवयव, ठीक है, यहाँ पर भी प्रत्येक अवयव की बात की जा रही है कि A समुच्चय में जितने भी अवयव होंगे उन सब की बात करनी पड़ेगी अपने को। तो किसी समुच्चय पर परिभाषित कोई एक संबंध R समतुल्य संबंध कहलाता है यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ संबंधित हो, स्वयं के साथ संबंधित हो, ठीक है। तो परिभाषा में सिर्फ एक शब्द का ही अंतर है और वो शब्द था जिसमें मैंने यूज किया था केवल और केवल। कि तत्समक संबंध की जब उन्होंने परिभाषा लिखी थी उसमें हमने लिखा था कि किसी समुच्चय में परिभाषित कोई एक संबंध R तत्समक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं के साथ संबंधित हो। लेकिन यहाँ पर वो शब्द हटा दिया, यहाँ पर लिख दिया कि A समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ संबंधित हो। जरूरी नहीं है कि केवल स्वयं के साथ संबंधित हो, किसी और अवयव के साथ भी संबंधित हो सकता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल की बात कर लें, उसके बाद ही अपने इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो मान लेते हैं कि अपने पास समुच्चय है A बराबर
1 2 3, ठीक है ना। और ए पर एक संबंध R निम्न प्रकार से परिभाषित है। ए पर एक संबंध R निम्न प्रकार से परिभाषित है, तो R बराबर देखना भी क्रमिक युग्म x, y के रूप में आएगा। लेकिन कब आएगा? जब इस लाइन के बाद जो कंडीशन लिखूंगा उन सब का पालन होगा तब। तो देखना कंडीशन अभी क्या लिखेंगे अपने कि फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू A, कि A में जितने भी अवयव हैं उन सब के लिए, ठीक है। तो फॉर ऑल मतलब प्रत्येक x, y बिलोंग्स टू A, A में जितने भी अवयव हैं उन सब के लिए फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू A। नियम देखिए अब क्या है कि x बड़ा या बराबर, ठीक है, x बड़ा या बराबर y, और इसको कर देते हैं बंद ऐसे, ठीक है। ये हमने नियम लिखा कि x का मान या तो y से बड़ा हो या फिर x का मान y के बराबर हो, दोनों में से कोई भी अगर लागू हुआ तो उसको अपने लिख लेंगे। तो अभी इसके लिए हम एक यहाँ पर बनाते हैं, अवयव लेते हैं, उन अवयवों के आधार पर एक समुच्चय बनाए, देखते हैं वो इस परिभाषा के अनुसार सेट बैठता है या नहीं बैठता। तो देखिए कैसे। सबसे पहले हमने x का मान लिया 1, जो कि बिलोंग करता है A में। x का मान 1 बिलोंग करता है A में। अब मुझे ये देखना है कि अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, ठीक है, दैट इम्प्लाइज 1 बड़ा या बराबर y। अब मुझे ये देखना है y का ऐसा कौन सा मान है, इसमें से कौन सा y उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि y का मान 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो। तो क्या मैं y का मान 3 ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, क्योंकि y का मान अगर अपनों यहाँ पे 3 लिख दिया तो ये बन गया कि 1 बड़ा या बराबर 3। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि 1 3 से बड़ा भी नहीं है, 1 3 से बड़ा नहीं है और 1 3 के बराबर भी नहीं है। मतलब y का मान अपने 3 नहीं ले सकते। इसी प्रकार से y का मान अपने 2 भी नहीं ले सकते। कि मैं सोचूं कि यहाँ पे 2 लिख दूँ तो ये भी गलत हो गया कि 1 2 से बड़ा भी नहीं है और 1 2 के बराबर भी नहीं है, ठीक है। तो y का मान 3 भी नहीं हो सकता, y का मान 2 भी नहीं हो सकता। क्या y का मान 1 हो सकता है? देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो देखना कि 1 से बड़ा तो चलो नहीं है माना हमने, कि ये वाली कंडीशन तो चलो गलत हो गई कि 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता। लेकिन जो नीचे लाइन लगी हुई है बराबर वाली वो तो हो सकती है कि 1 बराबर हो सकता है किसके? 1 के, ठीक है ना। इस निशान का मतलब क्या है? ये जो निशान इस तरीके से है इसको बोला जाता है बड़ा या बराबर। इसका मतलब है कि जो मान अपने लेफ्ट हैंड साइड में है, जो लेफ्ट हैंड साइड में मान है वो या तो बड़ा हो या फिर बराबर हो जो राइट हैंड साइड में है उसके, ठीक है। इस निशान के बारे में अपने को समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ऊपर वाले नियम का भी पालन नहीं हो रहा, नीचे वाले नियम का भी पालन नहीं हो रहा कि 1 3 से बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, फिर 1 2 से बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखना कि 1 से बड़ा तो चलो ठीक है नहीं है, लेकिन 1 के बराबर जरूर है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि y का मान आएगा कितना? 1। तो इसके अंदर अपने लिख सकते हैं कि जब x का मान 1 है तब y का मान 1 आया। मतलब ये हुआ कि 1, 1 बिलोंग करेगा R में, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि 1 का संबंध है 1 के साथ, ठीक है। अभी तक तो ये यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए अपने दिमाग में। अब अपने x का मान ले लेते हैं 2, क्योंकि यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल, तो सभी अवयवों को बारी बारी से लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। कि पहले हमने 1 के लिए देखा, 1 के लिए मुझे एक संबंध मिल गया। अब 2 की बात कर लेते हैं कि मानना x बराबर 2, ठीक है। और यहाँ पर देखना मैंने x का मान 2 लिया है, 2 बिलोंग्स टू a, ठीक है, बिलोंग्स टू a, 2 बिलोंग कर रहा है a में, 2 अवयव है a के अंदर। दैट इम्प्लाइज, अब बात करते हैं नियम की। नियम ये रहा, तो यहाँ पे x का मान लिख देते हैं 2, तो ये आया 2 बड़ा या बराबर y के। अब अपने को ये देखना है कि इन तीनों में से कौन सा y वहाँ पे सेट बैठ सकता है, सेटिस्फाई करेगा उस नियम को
तो शुरुआत करते हैं यहीं से 3 से। क्या मैं ये 3 वहाँ लिख सकता हूँ क्या इस y की जगह 3 आ सकता है? जैसे यहाँ पे काम किया था ना उसी प्रकार से। तो अपने काम करते हैं, इस 1 की जगह अपने को 2 करना है ना, ये लो 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। मैं इस साइड को चेंज करता रहूँगा, हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ये 2 है ना, यहाँ पे 2, तो ये 2 आ गए इस साइड। फिर ये वाला जो निशान है बड़ा या बराबर वाला, ये निशान भी आ गया। और फिर ये y, तो y का मान मैंने ये 3, 2 और 1 तीनों को लिख दिया वहाँ पे। अब देखना 2 बड़ा है 3 से, नहीं है, कोई बात नहीं। 2 बराबर है 3 के, नहीं, ये तो गलत हो गया। ठीक है, पहला गलत हुआ कि 2 3 से बड़ा भी नहीं है और 2 3 के बराबर भी नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, क्या 2 बड़ा है 2 से? नहीं है। और 2 बराबर है 2 के, ये सही है। मतलब ऊपर वाला नियम चलो ठीक है, मान लिया कि नहीं पालन हो रहा है। ठीक है, यहाँ लगा हुआ है तो दोनों में से कोई भी सत्य हुआ तो उसको सत्य ही माना जाएगा। तो ऊपर वाली कंडीशन चलो लागू नहीं हो रही, लेकिन नीचे वाली बराबर वाली कंडीशन लागू हो रही है, तो ये सही हुआ। अच्छा, अब ये तीसरी कंडीशन, क्या 2 बड़ा है 1 से? सत्य है। और 2 बराबर है 1 के, बराबर तो नहीं लेकिन बड़ा जरूर है। वही चीज़ कि इस एग्जाम्पल के अंदर, इस एग्जाम्पल में तो ये नीचे वाली कंडीशन लागू हुई कि 2 बराबर हो गया 2 के, इसको सही मान लिया गया। दोनों में से कोई एक भी सही हुआ तो उसको अपने सही मानेंगे। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कौन सी कंडीशन लागू हुई? यहाँ पर कंडीशन लागू हुई ऊपर वाली कि 2 बड़ा है 1 से, तो ये भी सही है। बराबर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए, कि चाहे तो बड़ा हो या फिर क्या हो, बराबर हो, दोनों में से कोई एक सही होगा तो उसको अपने सही मानेंगे। तो पहला गलत हुआ, ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसको अपने ऐसे लिखेंगे इसके लिए कि 2,2 बिलोंग करेगा आर में। एक तो ये लिखा, और फिर एक और लिखना पड़ेगा अपने को कि 2,1 ये भी बिलोंग करेगा आर में। ये x का मान और ये y का मान, फिर ये x का मान और ये y का मान। ठीक है ना, जो सही है उन्हीं को लिखा है, इस गलत वाले को नहीं लिखा। ये दोनों सही है तो इसी को लिखा है, x और ये y, x और y। तो पहले x लिख दिया फिर y लिख दिया, जैसे यहाँ पे है ना कि पहले x लिखना और फिर y लिखना है। तो पहले x का मान फिर y का मान, फिर x का मान फिर y का मान। तो अब यहीं से, हालांकि अभी 3 के लिए भी करना है, पर अभी यहीं पर देखना कि 2 का संबंध 2 से तो है, लेकिन 2 का संबंध 1 के साथ भी है। तो ये समतुल्य संबंध के अंतर्गत आ रहा है ऐसा कुछ, कि तत्समक में तो ये था कि केवल और केवल स्वयं के साथ ही संबंध होना चाहिए अवयवों का, लेकिन समतुल्य में ऐसा नहीं होता। समतुल्य के अंदर स्वयं के साथ तो संबंध है ही, किसी और अवयव के साथ भी संबंध हो सकता है। अब बात कर लेते हैं अपने x का मान, अगर अपने 3 ले लें तो इसके लिए क्या होगा। तो मानना x बराबर 3 जो कि बिलोंग करता है a में, दैट एम्प्लाइज, अब नियम ये रहा, तो x का मान 3 यहाँ लिखना है कि 3 बड़ा या बराबर y, या यूं कहूँ कि यहाँ अपने 3 कर देते हैं इस साइड, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। मतलब x का मान 3 है तो मैंने 3 लिखा, और उस तरफ y, ये y है ना, तो y का मान 3, 2, 1, कि y का मान इनमें सब कुछ भी, मतलब अपने को सभी अवयवों की बात करनी है फिर से। तो देखना 3 बड़ा नहीं है 3 से, ये अपने जानते हैं, लेकिन 3 बराबर तो है 3 के, ये पहला सही हो गया। तो यहाँ कह सकता हूँ कि 3,3 बिलोंग करेगा आर में। ठीक है, ये सही। अब इसमें देखना 3 बड़ा है 2 से, सही है, बराबर नहीं है, चलो ठीक है, बड़ा तो है ना, कि जो 3 है ना, 3 ये 2 से बड़ा तो है लेकिन बराबर नहीं है, तो इसको अपने में सही मानेंगे। तो एक आ गया 3,2 बिलोंग्स टू आर, और फिर 3 बड़ा है 1 से, ये भी सही है, 3,1 बिलोंग्स टू आर, इस प्रकार से। तो 3 का संबंध 3 से तो है ही, मतलब खुद के साथ तो है, लेकिन किसी और के साथ भी है। तो इस प्रकार का जो संबंध है उस संबंध को अपने क्या बोलेंगे, समतुल्य संबंध। तो इसको अपने लास्ट में ऐसे लिखेंगे कि R बराबर 1,1, 2,1, 2,2, फिर 3,1, 3,2, 3,3। ठीक है। अच्छा, पहला मान x का और दूसरा y का। ये x का मान है,
ये y का मान, ये x का मान, ये y का मान, ये x, ये y, ये x का मान, ये y का मान, ये x का मान, ये y का मान, ये x का मान, ये y का मान। अब इस नियम को देखना, वापिस से अगर वेरीफाई करना हो, यहाँ बोला गया था कि x जो है ना वो बड़ा होना चाहिए y से, या फिर x बराबर होना चाहिए y से, y के। तो यहाँ सब में देख लो कि या तो ऊपर वाली कंडीशन लागू हो रही है या नीचे वाली कंडीशन लागू हो रही है। सब के अंदर ऐसा ही हो रहा है कि यहाँ पे कि ये x है, ठीक है ना, ये x है और ये y है, तो ये इसके बराबर हो गया, मतलब बराबर वाली कंडीशन लागू हो गई। ठीक है, यहाँ पे कौन सी कंडीशन लागू हुई? बराबर वाली कंडीशन लागू हो गई नीचे वाली। इसमें कौन सी कंडीशन लागू हुई? ये ऊपर वाली बड़े वाली, कि ये x है, ये इससे x से क्या हो गया? बड़ा हो गया, इस y से बड़ा हो गया ना। ठीक है, ये x मतलब 2 बड़ा हो गया 1 से। यहाँ पे फिर बराबर वाली कंडीशन लागू हुई, यहाँ पर बड़े वाली कंडीशन लागू होगी कि ये 3 इस 1 से बड़ा है। इसने बोला था कि x y से बड़ा होना चाहिए, मतलब जो शुरुआत में आएगा ना, जो शुरुआत में आएगा वो बाद वाले से बड़ा होना चाहिए। शुरुआत में x है और बाद में y है, तो x जो है वो y से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, या उसके क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो हर जगह ऐसा हो रहा है। तो इस संबंध को अपने बोलेंगे समतुल्य संबंध। यह एक समतुल्य संबंध है। क्या यह तत्समक संबंध है? तो नहीं है। नोट लगा के लिखना कि यह तत्समक संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तत्समक संबंध में क्या होता था कि केवल और केवल स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए था, कि एक का संबंध एक से है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है कि 2 का संबंध 2 से होने के अलावा किसी और अवयव के साथ भी आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इस अवयव के कारण या इस अवयव के कारण या इस अवयव के कारण, इन तीनों के कारण, अगर ये तीनों ना होते, ये वाला अवयव होता, एक ये होता और एक ये होता, फिर तो ये बन जाता तत्समक संबंध। लेकिन अगर किसी और अवयव का भी आपस में संबंध है, ठीक है, किसी और अवयवों का भी आपस में संबंध है, तो उनके लिए अपना कौन सा अपने यूज़ करेंगे? समतुल्य संबंध। कि समतुल्य संबंध एक ऐसा संबंध है जिसके अंदर अवयव का जो संबंध होगा वो स्वयं के साथ तो होगा ही होगा, लेकिन किसी और के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार अपने को अच्छे से समझने हैं। और भी एग्जाम्पल आप बुक में देखना, जो जो दिए हुए हैं उनको आप करके देखना। और कल की वीडियो के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसमें सम्मित संबंध की। जो संबंधों का जो अगला प्रकार है वो है सम्मित संबंध।